हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो विदाउट डिले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। तो रिमाइंड कीजिएगा कि ऐसा सेम हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था जिसमें साइन की वैल्यू हम लोगों को गिवन थी कि साइन A इज इक्वल्स टू साइन क्यू, आई थिंक ऐसा कुछ था। तो उसमें हम लोगों ने साइन के अकॉर्डिंग प्रूव करा था। इस बार हमें प्रूव करना है cos A इज इक्वल्स टू cos B के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंगल A और एंगल B इक्वल हम लोगों को बताने। तो याद कीजिएगा एग्जाम्पल में हम लोगों ने कैसे किया था, तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करके, तीनों साइड्स के रेशियोज़ को इक्वल प्रूफ करके हम लोग बाय यूजिंग थ्योरम 6.4 ये बता देते हैं कि जब हमारे तीनों साइड्स के रेशियोज़ जो हैं वो इक्वल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, है ना। याद आया, ऐसा एग्जाम्पल हमने किया था। सेम पैटर्न का एग्जाम्पल है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर वे में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं कॉस ए और कॉस बी हमारे जो है वो क्या बन रहा है। तो एक एंगल को नाम दे देते हैं एंगल ए और एक एंगल हमारा बन रहा है एंगल बी। ठीक है, और बाकी सबको भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे पी क्यू और इसको दे दिया आर और एस। ठीक है, तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा हाइपोटेनियस इस वाले ट्रायंगल का, और इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो गया ये। अब एंगल ए और एंगल बी के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया ये और हाइपोटेनियस हो गया ये, और एंगल बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया ये और हाइपोटेनियस बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये। सिमिलरली एंगल बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया एस आर और ये हो गया हमारा बेस। ये चीज़ क्लियर है। अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। गिवन है कि हमारा जो कॉस ए है वो हमारा इक्वल है कॉस बी के। तब मुझे बताइएगा कॉस ए जो है वो क्या रेशियो बन रहा है यहाँ से। कॉस क्या होता है, सबसे पहले ये देखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली ट्रिक से। कॉस है हमारा बेस अपॉन हाइट। अब बेस है हमारा पी ए और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी ए अपॉन ए क्यू यही बन रहा है, पी ए अपॉन ए क्यू। क्लियर है, या फिर इसको ए पी लिख देते हैं, ए पी अपॉन ए क्यू। सिमिलरली हमारा जो कॉस बी है वो हमारा क्या बन रहा है, बेस है हमारा बी आर और हाइपोटेनियस है हमारा बी एस। तो ये हो गया हमारा बी आर अपॉन बी एस। अब जब हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के अकॉर्डिंग कॉस बी के इक्वल है ना। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। अब बी, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, है ना। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके रेशियोज़ को रखते हैं आपस में इक्वल। ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी आर अपॉन बी एस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं बी आर को ले लेती हूँ इसके डिवाइड में, ए पी अपॉन बी आर इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन बी एस। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा, ऐसा लिखने से क्या हुआ कि हमारी जो ए पी साइड है, हमारी जो ए पी साइड है कौन सी है, हमारी जो ए पी साइड है और जो हमारी बी आर साइड है उसका रेशो हमारी ए क्यू साइड और हमारी बी एस साइड इनके रेशियोज़ के इक्वल हो गया ना। यानी हमारी दो साइड्स के जो रेशियोज़ हैं वो आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब अगर मैं थर्ड साइड के रेशियो को भी इक्वल कर दूं तो हम इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग थ्योरम 6.4। तो अब हमें प्रूव करना है कि हमारा जो पी क्यू है उसका रेशियो एस आर के साथ में भी इन साइड्स के रेशियोज़ के इक्वल होगा। तो क्या करें उसके लिए, हम मान लेते हैं कि ये जो साइड है ये हमारी किसी के इक्वल है। ठीक है, के कोई भी एक वैल्यू मान ली के जिसके इक्वल ये हमारी साइड्स हैं। अब ये के मानने से क्या हुआ, के मानने से ये हुआ कि अब हमें देखना है कि हम लोग पी क्यू और एस आर को क्या लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले लिखिए पी क्यू और एस आर। पी क्यू को मैं लिख सकती हूँ, पी क्यू का क्या है हमारा, पी क्यू है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को मैं लिख सकती हूँ हाइपोटेनियस पी क्यू का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं पी क्यू को लिख पाऊँगी, क्या क्या लिख सकते हैं, ए पी, सबसे पहले ए क्यू हाइपोटेनियस है, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो पी क्यू को मैंने लिख दिया रूट में ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली मैं एस आर को क्या लिख सकती हूँ, देखिएगा ध्यान से, एस आर जो है हमारा, एस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकती हूँ एच स्क्वायर यानी बी एस का स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ये, क्यों, हाइपोटेनियस माइनस बेस, ये चीज़ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया रूट में क्या, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, क्लियर है ये चीज़। अच्छा, तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं ए क्यू को लिख सकती हूँ के स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर को लिख सकती हूँ के स्क्वायर बी एस स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, इसको रफली देखिएगा कि कैसे क्या बता रही हूँ मैं। ए बी अपॉन ए क्यू अपॉन बी एस जो है हमारा, वो हमारा के इक्वल है, ये रहा। तो यहाँ से मैं ए क्यू को लिख सकती हूँ के बी एस और ए क्यू स्क्वायर को लिख सकती हूँ के स्क्वायर बी एस स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सिमिलरली मैं ए पी को लिख सकती हूँ ए पी जो है मेरा वो बी आर के बराबर है, बी आर जो है वो के इक्वल है ना, ये चीज़ भी तो के इक्वल है। तो यहाँ से मैं ए पी स्क्वायर को लिख सकती हूँ के स्क्वायर बी आर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, ये चीज़ समझिए, लिख सकते हैं। तो इसको लिखने से क्या हुआ कि हमारा जो रेशो है किसका, पी क्यू अपॉन एस आर का, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू की जगह मैं लिख दूंगी के स्क्वायर, वो भी रूट में, क्योंकि रूट तो चल ही रहा है, रूट में के स्क्वायर बी एस स्क्वायर माइनस ए पी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, ये रहा के स्क्वायर बी आर स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में एस आर की वैल्यू तो जो हमारी चल रही है उसको चलने देते हैं और ऐसा कैसा लिख देते हैं, ये हो गया बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, ये तो ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं करा। अच्छा, अब मैंने इतना दिमाग क्यों लगाया, इतना करने से क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो रेशियो हमें मिल रहा है पी क्यू अपॉन एस आर का, ये वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आ गया हमारा के कॉमन, और के को जब मैंने रूट से, के स्क्वायर को जब मैंने रूट से बाहर निकाला तो बचा के, और रूट के अंदर रह गया मेरा बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, यही रह गया। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, क्लियर है ये चीज़। अब क्या हुआ, ये हो गया क्रॉस, क्रॉस हो गया, तो हमारा जो पी क्यू है इज इक्वल्स टू एस आर, ये भी हमारे के इक्वल रह गया। अब जब ये के इक्वल है और ये दोनों भी के इक्वल हमने मान लिए थे, तो जब ये दोनों के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, तो वो दोनों और ये आपस में इक्वल हो गए। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि मेरी जो साइड्स हैं कौन सी साइड्स, एक तो ये वाली ए पी अपॉन बी आर, ए पी अपॉन बी आर इज इक्वल्स टू क्या था, ए क्यू अपॉन बी एस, ए क्यू अपॉन बी एस, ये मेरी इक्वल हो गई पी क्यू अपॉन एस आर के, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों साइड्स हमारी पहले से इक्वल थी और ये वाली साइड भी हमारी अब इक्वल हो चुकी है, कौन सी, पी क्यू अपॉन एस आर, ये साइड भी अब हमारी इक्वल हो चुकी है, तो क्या मैं
अब थ्योरम नंबर 6.4 से ये कह सकती हूँ कि जब हमारी ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या मेरा एंगल ए और एंगल बी जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो डायरेक्टली लिख देते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 6.4 द करस्पॉन्डिंग रेशियोज आर इक्वल। स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो एंगल ए है वो हमारे एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। हैंस क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल्स में सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने वो एग्जाम्पल ढंग से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, और अगर ये वाला स्टेप में कुछ भी दिक्कत हो इस वाले स्टेप के अंदर तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और ना एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस अकॉर्डिंग मैंने ए क्यू और ए पी को चेंज करा है। ठीक है, पढ़िए। ओके, क्लियर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, ये तो दिखने में ही काफ़ी इजी सा लग रहा है वैसे। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे वैल्यूएट करनी है ये दोनों वैल्यूज़। ओके, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इंसर्ट एंड ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एंगल दिया हुआ है थीटा, तो कोई भी नाम दीजिए इस ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल को ABC, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और मान लीजिए ये है हमारा थीटा। ठीक है, अब 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनियस, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, और ये बचा है हमारा बेस। अब कॉट क्या होता है, सबसे पहले ये देखिएगा। कॉट होता है हमारा tan का रेसिप्रोकल। अब tan है हमारा P/B, तो कॉट हो जाएगा हमारा B/B। तो जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन है हमें कॉट थीटा जो है हमारा वो है हमारा 7/8, यानी कि हमें वैल्यू गिवन है B/P की, और
बी अपॉन पी के रेशोज, मतलब कॉट थीटा जो है उसके रेशोज की वैल्यू गिवन है। तो जब हमें बी और पी की वैल्यू चाहिए तो इसके आगे हम लगा देंगे के, क्योंकि बेस हमारा 7 के मल्टीपल्स में कुछ भी हो सकता है और परपेंडिकुलर हमारा 8 के मल्टीपल्स में कुछ भी हो सकता है, वेयर के इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ये चीज़ क्लियर है कि जब हम लोग रेशो लेते हैं तो हम लोग 7.8 लेते, बट हमें रेशो गिवन है और हमें बेस और परपेंडिकुलर लेना है, तो उसकी वैल्यू 7 के मल्टीपल्स में या 8 के मल्टीपल्स में कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम लोग साथ में इंटीजर नंबर को उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो 7/8 हो गई हमारी बी अपॉन 7 की, और 8 की हो गई हमारी बी और पी की वैल्यू। अब साइन की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, साइन और कॉस ये रहा, तो एच निकाल लेते हैं। हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8 के स्क्वायर प्लस बी की क्या वैल्यू है 7 के स्क्वायर। तो इसको लिखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको, 8 8 ज़ार 64 के स्क्वायर और 7 7 ज़ार 49 के स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो गया, 49 और 64 और 49 हमारा हो गया 113। के स्क्वायर। तो h का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया रूट में 113 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर का तो के हो जाएगा और रूट में रहने देते हैं 113 को, क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो रूट में ही रहने देते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है h की। अब पहला जो वैल्यू है जो हमें इवैल्यूएट करना है उसको लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप सबसे पहले तो ये देखिएगा कि साइन की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरी यहाँ से p अपॉन एच। तो p मेरा कितना है, p है हमारा 8 के, p है 8 के और h है हमारा रूट में 113 के। तो k से k तो हो गया क्रॉस, तो ये बचा 8 अपॉन रूट 113 कॉस थीटा की, वो सॉरी साइन थीटा की वैल्यू 8 ही है ना। हाँ, और नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है हमारा b अपॉन एच, यही होता है ना, b अपॉन एच। तो b है हमारा 7 के और h है हमारा रूट 113 के। तो ये जो रेशियो हमें मिल गया, ये मिल गया 7 अपॉन रूट 113। बस अब वैल्यूज़ पुट कीजिए और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो पहला जो है 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन रूट 113 अपॉन में 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। सिमिलरली नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी। क्या ये कोई आइडेंटिटी है? क्या मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कौन सी कि हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मैंने ऊपर वाली वैल्यू में पुट करा तो a तो है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस इसका स्क्वायर भी हो जाएगा 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर।
सिमिलरली अपॉन में क्या चल रहा है, 1 का तो 1 ही रहेगा, माइनस में चलेगा 7/√113 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस बी का स्क्वायर जो है वो हमने दोनों तरफ कर दिया। बी ऊपर वाली वैल्यू में है 8/√113 और नीचे वाली वैल्यू के अंदर बी की वैल्यू क्या है 7/√113, है ना। अब इसको जब हमने सॉल्व करा तो मुझे मिल रहा है 1 माइनस 8 8 ज़र 64 और रूट जो है नीचे वाला सॉल्व हो जाएगा तो ये बच गया 113, है ना, रूट हट जाएगा। ऐसे ही नीचे वाली वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 7 7 ज़र 49 और रूट हट जाएगा तो बच गया 113। अच्छा, इसको करते हैं सॉल्व तो ले लेंगे एलसीएम, 113 एलसीएम आएगा, ऊपर हो गया 113 माइनस 64 और नीचे क्या आएगा एलसीएम अपॉन में नीचे वाली वैल्यू में भी 113 एलसीएम आएगा तो ये हो गया 113 माइनस 49। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है इतना। कैसे इस वाली वैल्यू के अंदर अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लिया, 113 आ गया और ऊपर 113 माइनस 64 बचा। सिमिलरली इधर भी अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लिया, अपॉन में आया 113 और ऊपर 113 माइनस 49, यही वैल्यू बचेगी। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला, 113 में से 64 जब मैंने माइनस करा तो क्या हुआ, 113 में से हमारा 64 गया तो यहाँ बचा हमारा 9, इधर बचा 11 10 49, तो ऊपर तो हो गया 49 अपॉन यहाँ बचेगा 64, है ना। जब 64 बच रहा है, जब 113 में से माइनस करने पर ऊपर 49 बच रहा है तो नीचे 64 बचेगा। तो पहली जो वैल्यू है हम लोगों को वो मिल चुकी है 49/64 और यही है हमारा आंसर। सॉल्व आउट हो गया 49/64। ईजी था, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करिए, कुछ भी नहीं करा। एच की वैल्यू से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली और जो हमारे वैल्यूएट करने के लिए हमारे पास में इक्वेशन थी उसमें पुट करी। दिमाग कहाँ लगाना था, दिमाग लगाना था इस आइडेंटिटी में। इतना बड़ा सॉल्व कैसे करते हैं, रूट में चलता रहता सब कुछ। तो देखिए कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है क्या, तो आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी इसलिए ताकि हम क्वेश्चन को ईजी कर सके। तो यहाँ हम लोग a+b और a-b देख पा रहे हैं, जिससे कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और हम लोग ईजिली रूट हटाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, पढ़िए। उसके बाद में अगला वाला इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ से पढ़िए, इधर से।
ये यहाँ पे क्रॉस हो ही गया इससे, और ऊपर क्या बच गया 49/64। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इवैल्यूएट करना है नेक्स्ट हमें, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड जो है हमारा वो है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो बहुत इजी है, कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन थी। कॉट थीटा हमारा कितना था 7/8, 7/8। तो जब कॉट थीटा हमारा 7/8 था तो स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, देन बोथ साइड जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा कॉट थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इस स्क्वायर खोल ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, चाहे आप इसको कॉट थीटा स्क्वायर लिखिए या फिर कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका होता है वो यही होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा जब हमने लिखा तो 7/8 कितना हो जाएगा हमारा, 7 7 ज़र 49 और 8 8 ज़र 64। आंसर इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो बस स्क्वायर करना है। जब कॉट थीटा की वैल्यू पता है तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग स्क्वायरिंग करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेम ही आंसर आया क्या, अच्छा सेम ही आंसर हमें वापस देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है, पढ़ लीजिए किस तरीके से करा है। ये तो हमको गिवन ही था क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो आज हम लोगों ने दोनों क्वेश्चंस करे हैं, होप उन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके या मेल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोनों ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार खुद से ज़रूर कर लीजिएगा। आगे वाले क्वेश्चंस अगले लेक्चर में सॉल्व करते हैं, जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।